आज का ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। हमने आपके लिए लगभग सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी बना दी है। हम जब पेपर को एनालिसिस कर रहे थे सर, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कुछ चीजें जैसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा वाला पूरा डेरिवेशन बार बार सर पूछा जा रहा था, स्टोक्स लाइंस क्या है, एंटी स्टोक्स लाइंस क्या है, इस तरीके की चीजें बार बार डिस्क्रिप्टिव जिनके पेपर हैं उनके में आ रही हैं। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड बेहतरीन पेपर छाप के आना मेरे भाई। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले रमन, जाहिर सी बात है सर, साइंटिस्ट थे, हम लोगों का प्राउड है, भारतीय थे सर, ठीक है। तो कुल मिला के रमन उनके नाम पर सर रमन के नाम पर यह स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका नाम है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, अगर उसका एक मोटा मोटा रीजन बताएं, मोटा मोटा अंदाजा बताएं, तो मेरे भाई किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो आपने IR पढ़ी, आपने NMR पढ़ी, कोई भी पढ़ी सर, ठीक है, सबका बेसिक प्रोसेस वही है। तो हमने क्या लिखा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनालिटिकल टेक्निक है। एनालिटिकल मतलब क्या होता है, एनालिसिस करने वाली, जानकारी इकट्ठी करने वाली एक टेक्निक है, जहां स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, बिखरना, ठीक है, स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, बिखरना। तो जहां बिखरी हुई लाइट को किसी सैंपल के वाइब्रेशनल एनर्जी मोड्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कोई मेरे पास सैंपल है, उसके कौन से एनर्जी मोड्स हैं, कौन से वाइब्रेशनल मोड्स हैं, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके की चीजें हैं, कोई भी सैंपल यानी नमूने को ज्ञात करने के लिए। नमूना क्या होता है मेरे भाई, कंपाउंड। यार कंपाउंड का मतलब क्या है, कोई भी कंपाउंड हो उसके बारे में पता करना, तो कंपाउंड का क्या लेके आओगे आप, नमूना यानी स्ट्रक्चर लेके आओगे सर, ठीक है। तो उसे कैलकुलेट यानी मेजर करने के लिए करा जाता है। इंडियन फिजिसिस्ट थे, जाहिर सी बात है, सर CV रमन जी ने अपने रिसर्च पार्टनर थे KS कृष्णन जी के साथ में सबसे पहले रमन स्कैटरिंग को देखा। इस वजह से इसे कहा गया रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है मेरे भाई, किसी सब्सटेंस की केमिकल और स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनका आइडेंटिफिकेशन भी करती है। देखिए बिल्कुल आसान है। हमने आपसे क्या कहा, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो उसका रोल क्या है। अब देखो यहां पर हमने लिखा बहुत कुछ, इतना नहीं लिखना है मेरे भाई। आपको क्या करना, हमने कई बार कहा, आप बड़े क्लास में हो, एक मोटा मोटा अंदाजा लिया करो। भैया क्या समझ में आया कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, बताओ। कोई भी कंपाउंड हो उसे पहचान सकती है, उसका केमिकल, उसका स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन दे सकती है। सबसे पहले किसने देखा इसे, सर CV रमन ने देखा। इनके सहयोगी पार्टनर कौन थे, KS कृष्णन थे सर, ठीक है। यानी कुल मिला के एक मोटा मोटा अंदाजा दे दिया, सुन लिया, PDF को देख लिया, बस फिर हम खुद लिख लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो रमन स्कैटरिंग अलग से बहुत पूछा जाता है कि रमन स्कैटरिंग क्या है, ये 3 नंबर में आ सकता है, तो अलग से भी आपको पता होना चाहिए। या फिर ये ऐसे पूछेगा, स्टोक्स, एंटी स्टोक्स, रैले लाइंस क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको यहाँ पे बताने वाले। देखिए रमन इफेक्ट के अकॉर्डिंग किसी लाइट का नेचर में चेंज हो जाता है। यानी रमन इफेक्ट क्या कहता है कि मेरे भाई जो प्रकाश है उसे अगर ऐसे ही आप देखोगे तो प्रकृति अलग नजर आएगी, लेकिन जब प्रकाश को गुजार दोगे किसी माध्यम से, ठोस से, द्रव से, गैस से, तो उसका जो नेचर है वो अलग नजर आएगा, नेचर चेंज हो जाएगा मेरे भाई। तो इन्होंने कहा लाइट का नेचर चेंज नजर आता है जब उसे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से निकाला जाता है। यह मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सरल भाषा में रमन इफेक्ट भी अगर कोई आपसे पूछे क्या है, तो मेरे भाई नॉर्मली लाइट का नेचर अलग है, जब वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरेगा तब उसका नेचर चेंज हो जाता है। यही रमन इफेक्ट है सर, ठीक है। इसी को रमन स्कैटरिंग कह देते हैं। बिखर जाता है, अपनी जगह से हट जाता है, अर्थात जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट, सर जी मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, एक वर्णी प्रकाश जिसमें कलांतर 0 होता है उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, लिक्विड और सॉलिड से पास होता है, तब इंसिडेंटल लाइट के साथ कुछ अन्य वर्णों की लाइट भी दिखाई देने लगती है। यानी उसका नेचर चेंज हो जाता है, जैसा प्रकाश था वैसा नहीं दिखता है, उसके साथ में कुछ अलग अलग, मोनोक्रोमेटिक नहीं रह जाता, एक वर्णी के साथ साथ कुछ अलग अलग कलर भी दिखाई देने लगते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रमन स्कैटरिंग या फिर रमन इफेक्ट सर, ठीक है। इस इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वांटम थ्योरी सभी को पता है क्या है मेरे भाई, सरल भाषा में कहते हैं जो प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों की फॉर्म में चलता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं मेरे भाई। एक क्वांटा की एनर्जी h होती है, जिसे भी एनर्जी यानी फोटोन जिस पे पड़ता है वो बौरा जाता भैया, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊर्जा बढ़ेगी तो वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है। यही सारी चीजें हैं। उसके लिए यहां पर हमने एक डायग्राम बना दिया। ये क्या है, ये एनर्जी स्टेट्स हैं सर, ठीक है। 0 1 2 3 थोड़ा छोटा कर दे रहे ताकि आपको दिखाई दे। ये देखिए ये क्या है, एनर्जी स्टेट्स हैं सर, ठीक है। ये क्या है, वर्चुअल एनर्जी स्टेट्स। हम सोच रहे हैं कि जब एनर्जी मिलेगी तो लोअर से हायर में जाएंगी, सारी चीजें होंगी। वर्चुअल मतलब
काल्पनिक मेरे भाई सर, ठीक है, कि जो रियल में नहीं हो रहा है। जैसे ये जो क्लासेस हैं ये कैसे हैं, वर्चुअल हैं, आप वीडियो में देख पा रहे हो सर, ठीक है, लाइव हमारे सामने नहीं बैठे हुए, अभी यहाँ पे फिजिकली बैठे हो तो वो फिजिकल है, हम लोग वीडियो में देख रहे हैं तो वो वर्चुअल, हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा सर, ठीक। तो जब एनर्जी लाइंस की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आने वाला प्रकाश है सर जी, आने वाला प्रकाश कौन, अभी हमने आपको क्या बताया, फोटॉन्स पढ़ रहे हैं या कोई भी लाइट पड़ रही है तभी तो स्टेट चेंज होगी ना सर। तो जब बराबर होगी फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए बराबर होगी, तब उसे कहेंगे रैले स्कैटरिंग। क्या कहेंगे, रैले स्कैटरिंग। जब कम होगी, कम का मतलब देखिए अपनी वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो आ रही है लाइट वो कम है, देखिए यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये ज्यादा है ये कम है, तब उन्हें कहते हैं स्टोक्स लाइन। और जब आने वाली ज्यादा हो जाएगी, ये देखिए ये वाली ज्यादा है ये वाली कम है, तब उसे कहते हैं एंटी स्टोक्स लाइन। यानी कुल मिला के जब फ्रीक्वेंसी बराबर है तो उसे रैले स्कैटरिंग कहते हैं, कम है तो स्टोक्स कहते हैं, ज्यादा है तो एंटी स्टोक्स कहते हैं सर, ठीक। बहुत आसान है, यहां देखिए हमने लिख भी दिया है। वे स्पेक्ट्रल लाइंस जिनकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंटल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के समान होती है उन्हें रैले लाइंस कहते हैं। स्टोक्स में क्या होगा, इंसिडेंटल मतलब क्या होता है, टकराने वाला, आने वाला, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोक्स रमन स्कैटरिंग कहते हैं। और अगर एंटी स्टोक्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी से अधिक होती है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम दे देंगे, BD कैडेट BSc सर्च कर लेना, बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हो। अगर 2-3 नंबर में आ गया स्टोक्स, एंटी स्टोक्स क्या है, रमन स्कैटरिंग क्या है, बना के चित्र दिखा तो भौकाल हो जाएगा। एग्जाम में क्या है, बड़ा बच्चे को तो बहुत कुछ आता है, बेहतरीन नंबर आराम से मिल जाएंगे सर, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि रमन शिफ्ट क्या होती है मेरे भाई। तो जो रमन लाइंस हैं, रैले लाइंस हैं, स्टोक्स लाइंस हैं, एंटी स्टोक्स लाइंस हैं, इनके बीच का जो गैप होता है, फ्रीक्वेंसी गैप, उसे ही हम लोग रमन शिफ्ट कहते हैं। रमन लाइंस के बीच फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को रमन शिफ्ट कहते हैं। इसे वेव नंबर से रिपोर्ट करते हैं सर, ठीक। काहे से नापेंगे, वेव नंबर से। अगर आपको नहीं पता है तो वेव नंबर मतलब तरंग संख्या होती है। तरंग दैर्घ्य के उल्टे को, तरंग दैर्घ्य के इनवर्स को, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को हम लोग वेव नंबर कहते हैं। तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, तो इसका प्रति मीटर प्रति सेंटीमीटर होगा, तो इसे हम लोग वेव नंबर में नापते हैं रमन शिफ्ट को, जो लेंथ यूनिट का इनवर्स तथा एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है डेल्टा न्यू बार बराबर 1/λ0 माइनस का 1/λ1, जहां पे डेल्टा न्यू बार क्या हो जाएगा, रमन शिफ्ट हो जाएगी। λ0 क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन वेवलेंथ है, जो एक्साइटेड स्टेट वाली वेवलेंथ है वो है सर, ठीक है। और λ1 क्या है, रमन स्पेक्ट्रम वेवलेंथ जो नॉर्मल है वो है सर, ठीक है। फिर एक टॉपिक आपसे पेपर में जरूर पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। पोलराइजेबिलिटी का मतलब सरल भाषा में कहें ध्रुवता, यानी ध्रुवण मेरे भाई, ठीक है। और ध्रुवण क्या होगा, मान लिया कोई मॉलिक्यूल है वो अभी ध्रुवित नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने उसे उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रॉन जो माइनस वाले हैं वो प्लस की तरफ जाने लगेंगे, जो चार्ज प्लस वाले हैं वो माइनस की तरफ जाने लगेंगे, और इस तरीके से वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, यानी ध्रुवित हो जाएगा। यही यहां पे लिखा है हमने। जब मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग होने लगते हैं, जिससे मॉलिक्यूल या एटम जो स्फेरिकल यानी गोले की फॉर्म में होते हैं वो इलॉन्गेटेड हो जाते हैं। इलॉन्गेटेड का मतलब क्या होता है, पहले गोला थे मेरे भाई, ऐसे करके थे पहले, बाद में ऐसे हो गए, यानी कुल मिला के वो फैल गए, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, प्लस वाले उधर चलेगा सर, ठीक है। इलॉन्गेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं और रिस्पेक्टिव प्लेट्स की ओर पॉइंट हो जाते हैं, यानी भाई प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ चला जाता है। इससे एटम या मॉलिक्यूल में क्या प्रोड्यूस होगा, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है मेरे भाई, जो द्विध्रुव होता है, जिसमें एक साइड प्लस होता है एक तरफ माइनस होता है, उसमें क्या उत्पन्न होता है, डाइपोल मोमेंट, यानी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग लिखेंगे काहे से, म्यू से, और इसका मान डिपेंड करेगा जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है जिसके कारण ये हो रहा है उस पे। यानी सरल भाषा में कहें, अगर मेरे भाई डाइपोल मोमेंट को हम म्यू आई से लिखें, आई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, अपने आप पहले से नहीं था, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये इंड्यूस हुआ है, उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे म्यू आई से लिख दिया। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लोगे फिर से डाइपोल मोमेंट हट जाएगा, यानी कुल मिला के ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। हम लोग जब समानुपाती, अब यहां पे देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है ऊपर और नीचे अल्फा, इसे हल्के में मत लेना भैया, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो लगाते हैं एक नियतांक, नियतांक क्या लगाया, अल्फा। अल्फा क्या कहलाएगी, पोलराइजेबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पोलराइजेबिलिटी। अगर ई का मान 1 हो जाए तो डाइपोल मोमेंट जो है वो पोलराइजेबिलिटी के बराबर होगा सर, ठीक है।
उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये लॉन्ग में बनता है क्वेश्चन फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोगों ने निकाला है। जो सिलेक्शन रूल होते हैं IR के लिए होते हैं डेल्टा J बराबर +-1, और हम लोग पढ़ रहे हैं रमन स्पेक्ट्रम, इसके लिए होता है 0 +-2 से, ठीक है। यानी जो गैप आएगा वो या तो +2 का होगा या -2 का होगा। क्या मतलब, जैसे अगर कहीं पे हमने अभी क्या कहा, ऊपर 3 लाइंस हैं, रैले लाइंस है, स्टोक लाइन है, एंटी स्टोक लाइन है, तो रैले वाले पे 0 आ गया, ठीक। अब जिसकी ज्यादा है तो +2 हो गई, जिसकी कम है उसकी -2 हो गई। इस तरीके से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए चलता है। लिख भी दिया, रैले लाइन के लिए J का मान 0 हो गया, स्टोक के लिए +2 हो गया, एंटी स्टोक के लिए -2 हो गया। इस तरीके से J का मान चलेगा, ये इसका सिलेक्शन रूल है। फॉर अ रिजिड रोटेटर एनर्जी, जो एक दृढ़ घूर्णक होता है उसके लिए एनर्जी कितनी होती है, ये अलग से एक डेरिवेशन है। ER बराबर h² 8π² IJJ+1, ये फार्मूला होता है। दोनों तरफ हमने HC से भाग दे दिया, जब HC से भाग दिया तो E/HC E बार बन जाएगा सर, ठीक। R क्यों चला रहा है, रोटेटर के लिए। E/HC को E बार बना दिया, यहां से एक H कैंसिल हो गया तो आया h/8π² ICJJ+1 आ गया। ये जो फालतू चल रहा है इसे हम एक नियतांक मान लेंगे B, ठीक। B क्यों मान लिया हमने, इतना मान कहाँ ढोते घूमेंगे, इस B के टर्म में अभी दूरी निकाल देंगे बीच की, देखिएगा। तो एक नियतांक हमने इसे B मान लिया, इक्वेशन बना ली। चाहो तो ER बार लिखो, चाहो तो B बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि E बार क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स में वेव नंबर है। वेव नंबर को आप न्यू बार लिख लो, न्यू से भी लिख सकते हैं, न्यू बार लिखो, B बार लिखो, E बार लिखो, सब चलता है सर, ठीक। तो हमने ER को B बार से भी लिख लिया। 2 और 3 एक ही इक्वेशन है। अब हम कंडीशन लगाएंगे, डेल्टा J का मान 3 ले सकते हैं, या तो +2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। हमने डेल्टा J का मान +2 ले लिया मेरे भाई, अर्थात रमन स्पेक्ट्रम में स्टोक लाइन बनेगी। 3 लाइनें हैं, स्टोक, एंटी स्टोक, रेले। स्टोक के लिए डेल्टा J का मान कितना है, +2 है मेरे भाई। तो रमन शिफ्ट बराबर होता है हाई एनर्जी लेवल फ्रीक्वेंसी माइनस का लोअर एनर्जी लेवल फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए अभी हम डेल्टा J बराबर +2 लेके चलना है कंडीशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमने मान ली, हाई एनर्जी में क्या फार्मूला, देखो BJ+1 है, तो हमने मान लिया BJ'+1 है, माइनस का BJ+1 है। ये हमने मान लिया हायर में इतनी होगी, लोअर में इतनी होगी। J' बराबर क्या होगा, J+2 होगा। क्यों J' बराबर J+2 क्यों होगा बताओ, क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन क्या ली है, हम लोगों ने कंडीशन ली है डेल्टा J बराबर +2 लेना, यानी जो परिवर्तन हो रहा, मतलब पहले J है, जब हम J' में पहुंच गए तो कितना परिवर्तन हो रहा, 2 का परिवर्तन हो रहा है। डेल्टा मतलब परिवर्तन है, तो J' जो हमने मान रखा है, यानी जो हायर एनर्जी लेवल है वो यहाँ डेल्टा J का मान कितना है, +2 है, तो J' का मान कितना लेना पड़ेगा, +2 लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे मान रख दिया, सारे मान J' की जगह पे रख दिए, इसे हमने गुणा करी, काटा पीटा, तो इसका मान आ गया 2B 2J+3, बिल्कुल आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ J का मान 0 1 2 3 रखा जा सकता है। ये किसके लिए कंडीशन है, +2 के लिए। अगर हम लोग एंटी स्टोक्स के लिए लेंगे तो -2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो पूरी वैल्यू सेम आएगी, बस +2 भी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, -2 भी आएगा। इक्वेशन 5 और 6 को अगर मिला के लिख दें तो 5 वाला प्लस में आया, 6 वाला माइनस में आया, तो हमने प्लस माइनस बना के लिख दिया सर, ठीक है। फॉर रमन लाइन वेव नंबर, जो रमन लाइन होती है, रमन लाइन का मतलब जो रैले लाइन है सरल भाषा में कहें तो उसमें कितना जोड़ें या कितना घटाएं, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है EX, ये EX रैले लाइन है, ठीक है। EX में हम लोग कुछ जोड़ेंगे तो स्टोक लाइन बन जाएगी, कुछ घटाएंगे तो एंटी स्टोक्स लाइन बन जाएगी। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। BS क्या है, वेव नंबर है रमन लाइन के लिए। BEX क्या है, वेव नंबर फॉर इंसिडेंट रेडिएशन, जो बाहर से टकराएगी वो। डेल्टा B बार क्या है, डिफरेंस है, और डिफरेंस ही हम लोग निकाल रहे हैं मेरे भाई। देखो कितना आसान है, एक बार हमने क्या किया, माइनस लगा के लिख दिया, एक बार क्या किया, प्लस लगा के लिख दिया। जाहिर सी बात है, एक +2 आएगा तो स्टोक लाइन होगी, -2 आएगा तो एंटी स्टोक लाइन होगी। तो हमने लिख दिया, माइनस होगा तो स्टोक लाइंस कहलाएगी, प्लस होगा तो एंटी स्टोक लाइंस कहलाएगी। यहां पे लिख दिया BS बराबर BX, मिला के लिख दिया प्लस माइनस। इसका मान हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं। डेल्टा B का मान कितना है मेरे भाई, ये देखो 2B 2J+1 है, मिला के हम लोग लिख चुके हैं। तो यहाँ पे डेल्टा V का हम लोगों ने मान रख दिया 2B 2J+3, बिल्कुल आसान है। एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए, दोनों मान हम लोग रख लिए, एक स्टोक्स के लिए है, एक एंटी स्टोक्स के लिए सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टोक्स लाइंस में क्या होगा, +2, तो हमेशा देखिए 0 से जाएंगे 2 में +2, 1 से 3 में +2, ठीक है, 2 से 4 में +2, यानी इधर की तरफ हम लोग 2 प्लस में चलना है सर, ठीक है। और इधर की तरफ 2 माइनस में, एंटी स्टोक्स में -2, 6 से 4, 5 से
3, 4 से 2, 3 से 1, इस तरीके से, यानी इधर पे -2 में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसे कहते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से इसे भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए ये गैप आएगा, ये मेन रैले लाइन है, +2 चलोगे तो इधर आ जाओगे, -2 आओगे तो इधर आ जाओगे, ठीक। +2 की तरफ एंटी स्टोक्स लाइन है, -2 की जगह तरफ स्टोक्स लाइन है सर, ठीक है। ये सर जी 6b 4b क्या है, ये मान है। ऊपर जो समीकरण है अगर उसमें मान रखते हैं, एक बार हम लोग j का मान 0 रख दे रहे हैं। j का मान 0 रखोगे तो 3 दूनी 6 यानी 6b आ जाएगा। उसके बाद j का मान 1 रखोगे तो कितना है, यहाँ 1 रखोगे 2 1 कम 2, 3 2 5 दूनी 10b आ जाएगा। इस तरीके से जो पहला गैप होगा वो 6b आ गया, दूसरी लाइन तक की दूरी 10b आई, 6 निकल चुकी है तो अगली 4b होगी। इस तरीके से हम लोग इस डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार रमन स्पेक्ट्रम से किसी मॉलिक्यूल के लिए b की वैल्यू कैलकुलेट करके मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ एवं मोमेंट डेंसिटी को कैलकुलेट करा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा रमन स्पेक्ट्रम और IR स्पेक्ट्रम में आपको अंतर भी पता होना चाहिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यह रेडिएशन की स्कैटरिंग के कारण होता है, वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के कारण होता है। यह मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेबिलिटी के कारण होता है, वो स्टेबल डायपोल मोमेंट पर चार्ज पर डिपेंड करता है, चेंज पर डिपेंड करता है। रमन लाइंस की इंटेंसिटी कम होती है इसलिए इनमें कंसंट्रेटेड यानी गाढ़े विलयन का इस्तेमाल करते हैं, इसमें डाइल्यूट यानी पतले विलयन का इस्तेमाल करते हैं। इन लाइंस की फ्रीक्वेंसी IR रीजन में होती है, उनकी भी IR रीजन में होती है। अगर इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट की बात करें मेरे भाई, सबसे पहले मेरी बातें समझ लो, बहुत फायदे में रहोगे। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट, रमन स्कैटरिंग मोस्ट वांटेड है, पेपर में आएगा। अगर आप इसे छोड़ के जाते हो तो फिर मेरे भाई परेशान हो जाओगे। रमन स्कैटरिंग में क्या है, स्टोक्स लाइंस क्या होती हैं, एंटी स्टोक्स लाइंस क्या है, ये आपको पढ़ के ही जाना है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी जरूर पढ़ना है मेरे भाई, पेपर में आ रहा है, बार बार आ रहा है। और प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम, ये भी आपको लॉन्ग में मिल सकता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इनके ग्राफ वगैरह के साथ में इन सबको पढ़ लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, पहली बार देख रहा हो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, सारी चीजें डिटेल में। ये तो छोटा सा टॉपिक था, इसके अलावा हमने NMR, IR, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जो पेपर में आता रहता है। अभी भी कोई दिक्कत है जिन लोगों के पेपर हैं, कमेंट करके बताओ।